हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। आप लोग अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग करंट। सो मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट होता है और नो लोड करंट के यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उसका मैग्नेटाइजिंग करंट और एक होता है इसका लॉस कंपोनेंट। ओके, सो हम लोग आज देखने वाले हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैं सबसे पहला टॉपिक मार देता हूं यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, नो लोड करंट हैज टू कंपोनेंट्स। कौन से? मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा है इसका लॉस कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज मैग्नेटाइजिंग करंट IM और सेकंड है हमारा लॉस कंपोनेंट जिसको हम लोग IL से डिनोट करते हैं। ओके, तो मैग्नेटाइजिंग करंट आपका वोल्टेज के साथ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। कब ये चीज कब होती है? जब उसका लॉस कंपोनेंट वोल्टेज के साथ फेज में होता है तब। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखिए फिगर में आपको 4 पोल इंडक्शन मोटर की मैग्नेटिक सर्किट दिख रही होगी, जिसमें जिसमें आपका जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द स्टेटर एमएमएफ और वो पास हो रहा है एयर गैप थ्रू। देन दूसरा है उसका रोटर टीथ से, रोटर कोर से भी पास हो रहा है, स्टेटर टीथ से भी पास हो रहा है, स्टेटर कोर से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग जनरल प्रोसीजर अपनाते हैं। कौन सी? मैग्नेटाइजिंग करंट को फाइंड आउट करने के लिए डीसी मशीन में जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट की, वैसे ही हम लोग इंडक्शन मशीन में भी करते हैं। डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है कि डीसी मशीन का जो फ्लक्स हम लोग अज्यूम करते हैं उसके ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन में, वो क्या होता है हमारा? वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इंडक्शन मोटर में जब फ्लक्स आपका जनरेट होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अप्रोक्सीमेटली सिनुसॉइडल, और एमएमएफ जो है वो वेरी करता है। ओके, तो जब भी अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी इफ द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब क्या है? एमएमएफ और जो सिनुसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसे हमें अज्यूम करना पड़ता है कि वो टोटल फ्लक्स जितना ऑब्टेन हो रहा है उसके जितनी ही लार्जर और ट्रू वैल्यू है। ठीक है, एमएमएफ की और जो सिनुसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लक्स की वैल्यू हम लोग जो एज्यूम करते हैं उसको कितना एज्यूम करते हैं? टोटल फ्लक्स के जितना ही एज्यूम करते हैं। और हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट को कैलकुलेट करते हैं फॉर द गिवन सिनुसॉइडल फ्लक्स। ठीक है, मतलब जो हमको फ्लक्स दे रखा है सिनुसॉइडल, वहां से हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड आउट करते हैं और फ्लक्स जो होता है विल बी स्मॉलर देन द ट्रू वैल्यू, और वो हमेशा ट्रू वैल्यू से हमको स्मॉल मिलेगा। ओके, और अगर हम इफ द मैक्सिमम वैल्यू आर टेकन इंस्टेड द ऑपोजिट रिजल्ट इज ऑब्टेन, अगर हमको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो हमको रिजल्ट ऑपोजिट रिजल्ट मिल रहा है उसका, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो जनरेटेड फ्लक्स है वो आपका बहुत ही स्मॉल है और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आपका बहुत ही लार्ज है। ओके, तो देयर आर सम इंटरमीडिएट पोजीशन therefore will give the correct value, though this position may differ somewhat in the different motor. A flux tube crossing the air gap at the 60 degree from the interpole axis will always give a good approximation. Okay, so ये रीजन था हमारे फ्लक्स डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल रहा है हमें
वो अप्रोक्सीमेटली हमको साइन वेव के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है, विद द थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टेटर कोर, स्टेटर टीथ या रोटर कोर, रोटर टीथ में जो हमारा फ्लक्स जनरेटेड हो रहा है, वो फ्लक्स हमें कुछ थर्ड हार्मोनिक के साथ नियरली अबाउट टू कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए मैं बता देता हूँ, नियरली अबाउट टू कुछ हमें ऐसा मिलेगा। ये है हमारा थर्ड हार्मोनिक के साथ की वेव फॉर्म, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी, फ्लक्स डेंसिटी की एट द 60 डिग्री। ये थर्ड हार्मोनिक के साथ क्यों मिल रहा है, क्योंकि फ्लक्स ट्यूब जो है वो एयर गैप के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द इंटरपोल एक्सिस। ओके, so the value of flux density at 60 degree from the interpolar axis is the same whether the third harmonic present or not. Thus the calculation of magnetizing mmf should be based upon the value of flux density at the 60 degree from the interpolar axis as far as the gap and their teeth are concerned, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो हमारे किस चीज पे आपकी डिपेंड रहती है, द कैलकुलेशन, देखिए द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग mmf should be based upon the value of flux density at 60 degree from the interpolar axis as far as the gap and teeth are concerned। ओके, तो हमारा एयर गैप पे मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ कितना होगा, हमारे पास इक्वेशन है एमएमएफ फॉर एयर गैप, ओके, यानी ए टी जी, वो कितना होता है 8 लाख बीजी 60 के जी एल जी, ओके, जहां पे बीजी 60 क्या है आपका, बीजी 60 इक्वल टू क्या होता है 1.36 इंटू BAV, ओके। So the total magnetizing mmf per pole for B60 या फिर 8060, ठीक है, यानी एम्पेयर टर्न 60 कितना होगा, यहाँ पे 8060 कितना होगा हमारा, अच्छा ये 60 क्या है, 60 क्या है, हमारा एंगल है, एंगल है किस किस के बीच का एंगल है, वो है हमारा एंगल बिटवीन दी फ्लक्स ट्यूब क्रॉसिंग द एयर गैप फ्रॉम द इंटरपोलर एक्सिस, ओके। ये इसीलिए हम लोग 8060 कैलकुलेट करते हैं। 8060 क्या होता है हमारा, 8060 हमारा क्या है, ये है आपका एमएमएफ फॉर एयर गैप प्लस एमएमएफ फॉर स्टेटर टीथ प्लस एमएमएफ फॉर रोटर टीथ प्लस आपका क्या है एमएमएफ फॉर स्टेटर कोर प्लस आपका है एमएमएफ फॉर रोटर कोर। इन सब का प्लस करेंगे तब जाके हमें टोटल एमएमएफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमएमएफ जो है, जो ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये फ्लक्स, मैं रेड कलर से बता देता हूँ, ये फ्लक्स लाइंस, ठीक है, ये जो फ्लक्स लाइंस है, तो हमें टोटल एमएमएफ फाइंड आउट करना है। तो टोटल एमएमएफ हमें कहाँ से मिलेगा, रोटर कोर में जो एमएमएफ जनरेट हो रहा है वो, रोटर टीथ के अंदर जो जनरेट हो रहा है वो, स्टेटर कोर के अंदर जो जनरेट हो रहा है वो, और स्टेटर टीथ के अंदर जो जनरेट हो रहा है वो, उन सब का अगर हम लोग प्लस करेंगे
देन उसके बाद हमें क्या मिलेगा, देन उसके बाद हमें टोटल एमएमएफ मिलेगा। ठीक है, तो 80-60 हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, यानी टोटल एमएमएफ टोटल 80-60 वो मिलेगा हमें एयर गैप के एमएमएफ यानी एटीजी प्लस स्टेटर टीथ एटीटीएस प्लस एटीटीआर स्टेटर रोटर टीथ प्लस एटी स्टेटर कोर प्लस एटी रोटर कोर, इन सबके एमएमएफ को प्लस करके हमें टोटल एमएमएफ मिलेगा। ओके, सो यहां से हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट पर फेज उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई एम इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0.427 नंबर ऑफ पोल इंटू 80-60 80-60 हमें ऐसे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय के डब्ल्यू एस इंटू टी एस। के डब्ल्यू एस क्या आपका वाइंडिंग फैक्टर है और टी एस क्या है आपका टर्न पर फेज है। ओके, नाउ इसमें कुछ और चीजें हमको नोट करने जैसी है, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, हमारा पिच फैक्टर क्या है, वाइंडिंग फैक्टर क्या है, और एरिया पर पोल क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीज नोट करने की है। तो मैं यहाँ पे आपको नोट लिख देता हूँ। नोट, सबसे पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग के डी से डिनोट करते हैं। ओके, के डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपने जब डीसी मशीन पढ़ा होगा तब उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन आई होगी, तो उसमें आपने ये एक इक्वेशन फाइंड आउट किया होगा, साइन एम बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाय 2। ये आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया होगा, जहां पे आपका एम क्या है, वेर एम क्या है आपका, स्मॉल एम है आपका स्लॉट पर पोल पर फेस। ओके, बीटा क्या है, बीटा है आपका 180 डिग्री डिवाइड बाय एन, स्मॉल एन। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है, पर पोल स्लॉट पर पोल। ओके, तो ये तो होगी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात। दूसरा आता है हमारा पिच फैक्टर। ठीक है, तो पिच फैक्टर क्या है, देखिए पिच फैक्टर, पिच फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं केपी से। केपी इज इक्वल टू क्या आता है, कॉस अल्फा बाय 2। तीसरा होता है हमारा स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर। स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर जिसको हम लोग के डब्ल्यू एस से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, के डी इंटू केपी जितना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू पिच फैक्टर। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर मिल जाएगा। चौथा होता है हमारा एरिया पर पोल। एरिया पर पोल यानी कि ए, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, पाई डी एल डिवाइडेड बाय बी, नंबर ऑफ पोल, डी डायमीटर, एल लेंथ ऑफ एयर गैप। 5 एरिया सॉरी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी। एवरेज फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम लोग बी ए वी से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है हमारा फाई एम डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स, और ए क्या है, एरिया। ओके, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में लिखाए हैं, ये नोट्स वाले जो फैक्टर्स हैं ये आप सब डीसी मशीन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इसका सिर्फ यूज करेंगे, और इसका यूज करके, और हमने जो अभी मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में पढ़ा है, वो मैग्नेटाइजिंग करंट का जो थियरी है और जो इक्वेशन है, वो हम लोग यूज करके आज के एग्जांपल्स करेंगे। तो आज की थियरी के रिलेटेड हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका,
फर्स्ट एग्जांपल आपका है 75 किलोवाट 3300 वोल्ट 50 hertz 8 pole 3 phase star connected induction motor has a magnetizing current which is 35% of the full load current. ये आपको एक कंडीशन दे रखी है कि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है 35% ऑफ फुल लोड करंट. सो आपको क्या कैलकुलेट करना है स्टेटर टर्न्स पर फेज. अगर आपका एमएमएफ रिक्वायर्ड जो है वो फ्लक्स डेंसिटी आपके 30 डिग्री में कितना है 500 एम्पियर. ठीक है, एमएमएफ आपका कितना दे रखा है आपको पोल एक्सिस पे 80-60 की वैल्यू 500 एम्पियर. और वाइंडिंग फैक्टर आपको अज्यूम करने को कहा है 0.95. फुल लोड एफिशिएंसी और पावर फैक्टर आपको दे रखा है 0.94 और 0.88 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा क्या दे रखा है. देखिए डेटा में आपको क्या क्या चीज दे रखी है. डेटा में आपको सबसे पहले पावर दे रखी है 75 किलोवाट. देन आपको ईएल दे रखी है आपको ईटी या ईएल जो भी आप ईएमएफ कर सकते हैं इसे 3300 वोल्ट ये आपको दे रखा है. फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज की. देन इसके अलावा नंबर ऑफ पोल की वैल्यू आपको दे रखी है 8 पोल. देन एक कंडीशन दे रखी है मैग्नेटाइजिंग करंट इज 35% ऑफ फुल लोड करंट. ये आपको कंडीशन दे रखी है. देन इसके अलावा आपको 80-60 दे रखी है 500 एम्पियर डायरेक्टली. वाइंडिंग फैक्टर आपको अज्यूम करवाया है 0.95. फुल लोड एफिशिएंसी आपको दे रखी है 9.94 और पावर फैक्टर यानी कॉस फाई आपको दे रखा है कितना दे रखा है 0.86 है ना 86 है 0.86. ओके, नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है. हमें फाइंड आउट करना है स्टेटर टर्न्स पर फेज. तो स्टेटर टर्न पर फेज क्या होता है देखिए सॉल्यूशन सॉरी माफ कीजिएगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेटर टर्न पर फेज फाइंड आउट करना है यानी टीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो हमारे पास देखिए स्टेटर टर्न पर फेज यानी टीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो कितना होता है 0.2427 P 80-60 डिवाइडेड बाय KWSIM. ये एक्चुअली मैग्नेटाइजिंग करंट का आपका इक्वेशन है. तो मैग्नेटाइजिंग करंट और टर्न पर फेज ये दोनों को हम लोग मैथमेटिकली इंटरचेंज करते हैं. तो टीएस इधर आ जाएगा आईएम इधर आ जाएगा. अब हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट आपको नहीं दे रखा लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि फुल लोड करंट इज 35% ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट. ऐसा आपको दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फुल लोड करंट भी फाइंड आउट करेंगे. तो फुल लोड करंट क्या होता है फुल लोड करंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका पावर कितना है आपका 75 किलोवाट है. किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय ये स्टार कनेक्टेड है मशीन आपकी इंडक्शन मोटर. तो करंट का वोल्टेज को √3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 3300 ओके इनटू एफिशिएंसी कितनी है 0.94 और इनटू ये क्या है आपका पावर फैक्टर 0.86. तो यहां से आपका फुल लोड करंट आ जाएगा. वो कितना आएगा 17.9 एम्पियर. ये करंट कैसे आया देखिए आपके पास एक इक्वेशन है VI cos phi. ठीक है, और एफिशिएंसी का अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा. तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये स्टार कनेक्टेड था इसीलिए √3V आएगा यहाँ पे V की जगह क्योंकि फेज वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स होता है किसका √3 टाइम्स होता है उसके लाइन वोल्टेज का. ओके, इसलिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा. तो यहाँ से अगर हम लोग आई को सूत्र बनाते हैं आई से तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा. ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग
फुल लोड करंट फाइंड आउट किया है, जिसकी वैल्यू हमारे को कितनी मिली है 17.9। ओके, अब एक चीज आपको कंडीशन दे रखी है कि आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कितना है, 35% है उसके फुल लोड करंट का। तो 0.35 और हमने फुल लोड करंट फाइंड आउट किया 17.9 एम्पियर। तो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 6.26 एम्पियर। ये हमारे पास आ गया आईएम की वैल्यू। ओके, तो ये जो आईएम की वैल्यू आई है ये हम लोग पहला इक्वेशन जो यहाँ पे है उस पे पुट करेंगे। मैं सब मिटा देता हूँ। ओके, ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास टर्न्स पर फेज की वैल्यू आ जाएगी। टर्न्स पर फेज यानी टीएस, जिसके इक्वेशन क्या है 0.427। नंबर ऑफ पोल हमारे पास कितने 8, 80 60 हमको यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है 500, और वाइंडिंग फैक्टर हमको अज्यूम करवाया है 0.95, और मैग्नेटाइजिंग करंट हमने फाइंड आउट किया 6.26 एम्पियर। तो यहाँ से हमारा टर्न पर फेज कितना आया 288। तो ये हमारा आंसर है, हमें यही फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, अ 15 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज 50 और 6 पोल इंडक्शन मोटर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.3 m एंड लेंथ ऑफ कोर इज 0.12 m। यानी कि डी और एल की वैल्यू हमको दे रखी है। इसके अलावा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट हमें दे रखा है 72 विद 20 कंडक्टर पर स्लॉट। यानी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हुए 72 मल्टीप्लाई बाय 20, इतने हमारे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हुए। और जो स्टेटर है वो हमारा डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट पर फेज, यानी आईएम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कब, इफ द लेंथ ऑफ द एयर गैप, लेंथ ऑफ एयर गैप हमें दे रखी है 0.55 मीटर, और गैप कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर हमें दे रखा है 1.2। assume the mmf required for the iron parts to be 35% of air gap mmf, और कॉइल स्पैन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 11 स्लॉट। यानी एक कॉइल आपकी कितने स्लॉट की बनी हुई है 11 स्लॉट की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो डेटा में यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि डेटा आपको, सबसे पहले तो डेटा डेटा क्या दे रखा है आपको, पावर दे रखी है आपको 15 किलोवाट की, देन ई आपको दे रखा है 400 वोल्ट, देन नंबर ऑफ पोल आपको दे रखे हैं 6, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, और इसके अलावा आपको डी की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल डी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3 मीटर, कैपिटल एल की वैल्यू आपको दे रखी है 0.12 मीटर, और हाँ स्टेटर स्लॉट यानी एस एस की वैल्यू आपको दे रखी है 72, और कंडक्टर पर स्लॉट आपको यानी जेड एस एस की वैल्यू आपको दे रखी है 20। ओके, देन इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, हाँ लेंथ ऑफ द एयर गैप यानी एलजी, एलजी की आपको वैल्यू दे रखी है 0.55 मीटर, देन गैप कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर यानी के, गैप है यानी जी, केजी की वैल्यू आपको दे रखी है 1.2, और क्या दे रखा है एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट इज इक्वल टू 35% ऑफ एयर गैप एमएमएफ। ये आपको कंडीशन दे रखी है, एमएमएफ फॉर रिक्वायर्ड फॉर आयरन पाथ इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 35% ऑफ एयर गैप एमएमएफ, यानी 0.35 इंटू एयर गैप एमएमएफ। ये आपको कंडीशन दे रखी है, और कॉइल स्पान आपको दे रखा है, कॉइल स्पान 11 स्लॉट, यानी एक कॉइल जो है आपकी वो उसमें 11 स्लॉट्स हैं। ओके, और हमें क्या करना है, मैग्नेटाइजिंग करंट पर फेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू आपको पता ही है कैसा होता है, 0.427 इंटू नंबर ऑफ पोल इंटू 8060 पर KWS इंटू TS, ये हमारा क्या होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। अब नंबर ऑफ पोल हमें दे रखा है,
लेकिन हमारे पास 80-60 नहीं है, वाइंडिंग फैक्टर भी नहीं है, और टर्न पर फेज भी नहीं है। तो ये सारी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी केडी। केडी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एम बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाय 2। एम क्या है आपका यहाँ पे, एम इज इक्वल टू क्या होता है, स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, एम इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज। स्लॉट कितने हमारे पास 72, पोल कितने 6 पोल है पर फेज। फेज कितने हैं हमारे, 3 फेज की मशीन है तो 3। तो यहां से हमारा एम की वैल्यू आ जाएगी 4। बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री बाय एन, और एन क्या है आपका स्लॉट पर पोल। तो 180 डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय 6, यानी ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की कितनी वैल्यू आएगी, 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एम आ गया, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास केडी की वैल्यू भी आ जाएगी। केडी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, बीटा की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 2, एम की वैल्यू है 4 साइन 15 बाय 2। ओके, नाउ यूज योर कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, एंड फाइंड दिस वैल्यू। सो वी गेट दी वैल्यू ऑफ केडी इज, कितना आएगा केडी की वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0.958। ठीक है, केडी की वैल्यू। अब हम लोग फाइंड करेंगे अब हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे पिच फैक्टर यानी केपी की वैल्यू। ठीक है, केपी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए केपी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा बाय 2। पिच फैक्टर केपी इज इक्वल टू कहता है साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, तो अल्फा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज पहले पता है। अल्फा के लिए हमारे पास है स्लॉट पर पोल, हमें पता है वो कितना है 72/6 यानी कि 12, और कॉइल स्पान हमें पता है, कॉइल स्पान हमको कितना दे रखा है 11 स्लॉट्स का। ओके, और तो और वाइंडिंग जो है वो हमारी चॉर्डेड है बाय दी 1 स्लॉट पिच। वाइंडिंग इज चॉर्डेड बाय 1 स्लॉट पिच। तो जो हमारा एंगल ऑफ चॉर्डिंग है यानी अल्फा जो है, अल्फा कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय जितने स्लॉट पर पोल है वो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 15 डिग्री। ओके, तो पिच फैक्टर हमारा कितना आएगा, पिच फैक्टर इज इक्वल टू यानी केपी, पिच फैक्टर इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2। तो यहां से कॉस 15/2 यूज बाय आपका कैलसी यूज करने का, और हमारे पास पिच फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9914। ठीक है, पिच फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट किया है। तो हमारा वाइंडिंग फैक्टर भी आ जाएगा, स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है केडी इंटू केपी। केडी कितना था हमारा 0.958, और केपी कितना है हमारा 0.9914। तो हमारे पास वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.951। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास वाइंडिंग फैक्टर। अब हमारे बात करेंगे टर्न्स पर फेज की। तो टर्न पर फेज यानी टी एस, टर्न पर फेज हमें फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या क्या पहले दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर हमें दे रखे हैं, इसके अलावा स्टेटर स्लॉट की वैल्यू दे रखी है, और डिवाइडेड बाय 6, ये होता है हमारा टर्न पर फेज। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास टर्न पर फेज कितना आया 240 टर्न पर फेज आ गया, ये दूसरी वैल्यू। अब ई इज इक्वल टू आपको
आपको रकम में ही दे रखा, आपको जो एग्जांपल दिया उसी में दे रखा है 400 एंड वोल्ट। स्टेटर जो आपका स्टार कनेक्टेड है, इसीलिए जो है आपका 400 का 400 ही रहेगा। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, एमएमएफ फाइंड आउट करना है। तो एमएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले BG60 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और BG60 के लिए आपको क्या चाहिए, BAV चाहिए। ठीक है, BAV इज इक्वल टू क्या होता है, 5M/A होता है। अब हमारे पास 5M भी नहीं है, लेकिन हमारे पास EMF इक्वेशन है। तो EMF इक्वेशन से हम लोग 5M फाइंड आउट करेंगे। तो 5M इज इक्वल टू क्या होगा, E डिवाइडेड बाय 4.44 F टर्न पर फेज इंटू वाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, तो 400 डिवाइडेड बाय 4.44 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50, टर्न पर फेज आपने फाइंड आउट किया 240, वाइंडिंग फैक्टर आपने फाइंड आउट किया है 0.95। तो यहां से आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 7.9 इंटू 10⁻³ वेबर। ओके, ये तो आ गया हमारे पास 5M। अब हमारे पास एरिया, एरिया भी नहीं है हमारे पास, तो एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है हमारा, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा हमारा पाई DL डिवाइडेड बाय T। ओके, जिसको हम लोग एरिया पर पोल कहते हैं, ऐसे तो इसको एरिया पर पोल कहा जाता है। तो पाई इंटू डी आपको दे रखा है 0.3, एल आपको दे रखा है 0.12 मीटर, और नंबर ऑफ पोल आपके पास कितने हैं, 6। तो यहां से आप एरिया पर पोल की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 18.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हमारे पास 5M है, हमारे पास ए है, तो हमको BAV फाइंड आउट करना है। तो BAV भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा हमसे। BAV इज इक्वल टू क्या होता है, 5M डिवाइडेड बाय ए। तो 5M हमारे पास कितना है, 7.9 इंटू 10⁻³ और एरिया कितना है 18.85 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से हमारे पास BAV की वैल्यू आ गई, कितनी आई 0.418 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ ये तो आई हमारे पास बी की वैल्यू, ये BAV नहीं है, BA है। ठीक है, बी की वैल्यू आई। अब हमें BAV फाइंड आउट करना है। सो BAV के लिए हमको पहले, सबसे पहले तो BG60 चाहिए होगा। तो BG60 हमको कितना दे रखा है 1.36। BAV इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, BG60 यानी जो हमारा एयर गैप है उसके अंदर, सो उसका जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, वो मल्टीप्लाई बाय बी। तो 1.36 मल्टीप्लाई बाय 0.148, तो हमारे पास BAV की वैल्यू आ जाएगी 0.57 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास तीसरा। नाउ MMF रिक्वायर्ड फॉर एयर गैप कितना होता है, वो होता है हमारा 8 लाख इंटू BGKGLG, ये होता है हमारा। ठीक है, तो 8 लाख इंटू 0.57 इंटू केजी आपको दे रखा है, गैप कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर आपको दे रखा है 1.2, और लेंथ ऑफ एयर गैप आपको दे रखी है 0.55 mm में आपको दे रखी है, तो मीटर में इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपका MMF रिक्वायर्ड आ जाएगा, कितना आएगा 301 एम्पियर का। ओके, तो ये आ गया एयर गैप के लिए। अब हमको आयरन पार्ट के लिए MMF रिक्वायर्ड चाहिए। तो MMF रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट्स, वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा, आपको एक चीज, आपको कंडीशन दे रखी थी कि जो आपका आपको क्या कंडीशन दे रखी थी कि जो आपका हाँ, MMF रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट होगा वो 35% होगा एयर गैप के MMF से। तो हमारा एयर गैप का MMF कितना है 301 एम्पियर, और उसका 35% यानी 0.35।
ठीक है, तो हमारे पास एमएमएफ फॉर आयरन पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 एम 105 एम्पियर। तो एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट कितना आया 105 एम्पियर। नाउ टोटल एमएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल एमएमएफ क्या होता है, तो देखिए टोटल एमएमएफ यानी 80-60, टोटल एमएमएफ 80-60 वो क्या है हमारा एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर एयर गैप और एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट, ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमको टोटल एमएमएफ मिल जाएगा। तो यहाँ से एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर एयर गैप आपका कितना है 301 एम्पियर प्लस एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट कितना है 105। तो यहाँ से टोटल एमएमएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 406 एम्पियर। ओके, नाउ मैग्नेटाइजिंग करंट जो हमें फाइंड आउट करना था। व्हाट इज द मैग्नेटाइजिंग करंट? मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम इज इक्वल टू क्या 0.427 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल मल्टीप्लाई बाय टोटल एमएमएफ डिवाइडेड बाय व्हाट वाइंडिंग फैक्टर इनटू टर्न पर फेज, ये होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। तो 0.427 नंबर ऑफ पोल हमारे पास कितने हैं 6, 80-60 हमारा कितना है 406, वाइंडिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है 0.95 और टर्न पर फेज भी हमने फाइंड आउट किया 240। तो यहाँ से हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू आई 4.56 एम्पियर। यही है हमारा आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक पढ़ा मैग्नेटाइजिंग करंट का, वो टॉपिक कवर अप किया और उससे रिलेटेड हमने 2 एग्जांपल्स देखे। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे पूरा करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।